सांसों से जुड़ी है इस जीवन की डोर, ध्यान रखें अपना, ना हो कोई रोग। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में प्रदूषण के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। सांसों से संबंधित ऐसी एक बीमारी है दमा यानी कि अस्थमा। इसके भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में इस समय करीब 34 मिलियन दमा के मरीज हैं। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम इसी रोग के विषय में चर्चा करेंगे और इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ कर्माकर जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर साहब पटना एम्स में जो है कि पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में सह आचार्य की भूमिका में है। तो डॉक्टर साहब आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे और जो भी आपको बीमारी है, जो भी समस्या है, वो आप डॉक्टर से इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 1800-3456-171। ये बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपने सवालों के यहाँ पर जवाब हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि दर्शक हमें कॉल करें, कुछ जानकारियाँ पहुँचा देते हैं। जो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही है कि आज के समय में दमा के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले दर्शकों को मैं ये चाहती हूँ कि आप बताएं कि दमा किस तरह की बीमारी है और इसके होने के कारण क्या क्या है। दूरदर्शन बिहार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारे एंकर महोदया बता चुकी हैं, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कर्माकर हुआ। मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था पटना में सह आचार्य के पद पे कार्यरत हूँ। पल्मोनरी मेडिसिन विभाग यानी कि श्वास रोग विभाग में मैं कार्यरत हूँ। दमा एक बहुत व्याप्त बीमारी है, एक बहुत आम बीमारी है, सांस की बीमारी है। इसमें रोगी को यदा कदा जब तब सांस फूलती है, सुबह की ठंडी हवा में या रात्रि के वक्त हफनी ज़्यादा होती है, खांसी रात्रि के वक्त अथवा सुबह की ठंडी हवा में ज़्यादा खांसी होती है। जब ये रोग बहुत बढ़ जाता है तब रोगी को रात को सीटियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दमा एक आनुवांशिक बीमारी है। दमा की एक प्रवृत्ति होती है जब छोटा बच्चा माँ की कोख में होता है, उस समय से दमा की प्रवृत्ति शरीर में शुरू हो जाती है। अमूमन 10 वर्ष की उम्र के बाद, कुछ लोगों में 20 वर्ष की उम्र के बाद ये प्रवृत्ति धीरे धीरे सामने आने लगती है। क्या कारण है कि कुछ लोगों में, कुछ रोगियों में बहुत शुरू में ये प्रवृत्ति आ जाती है और क्या कारण है कि कुछ रोगियों में बहुत बाद में, थोड़ा उम्र दराज होने के बाद ये प्रवृत्ति सामने आती है। हम कितना वायु प्रदूषण के बीच में हैं। वायु प्रदूषण एक बहुत मुख्य कारण है जो कि दमा की प्रवृत्ति को उजागर करता है। दबी हुई छोटी प्रवृत्ति को धीरे धीरे और बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है कि रोगी को कष्ट होने लगे। घर में कुछ ट्रिगर्स, हम लोग दमा की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले फैक्टर्स को साइंटिफिक भाषा में ट्रिगर बोलते हैं। अगर घर में बहुत सीलन, दीवारों में बहुत नमी हो, बहुत पानी उतरता हो, घर में बहुत पुराने गद्दे या घर के आसपास कोई गौशाला हो जहाँ पे सूखा भूसा या बहुत ज़्यादा पराग कण हो, बहुत ज़्यादा पौधे, जंगली पौधे आसपास हों, या पराली, जिसे हम लोग पराली बोलते हैं, या अगर जो हम लोग के जो किसान भाई जो क्या कहते हैं अनाज उगाते हैं, जब उस अनाज को निकाल लेते हैं, जो पराली बचता है, जो अवशेष, अनाजों का जो अवशेष बचते हैं, वो अगर कहीं पे रखे जाते हैं, बहुत दिन रखे जाते हैं, तो ये सब फैक्टर्स दमा की तीव्रता को बढ़ाते हैं। इसको हम लोग ट्रिगर्स बोलते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से दमा जो रोग है बढ़ता है और पराली एक मुख्य कारण इसका माना जा सकता है आज के समय में। डॉक्टर साहब, किसी मरीज को दमा रोग हो चुका है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है? कई बार लोग पहचान नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि ये एक आम खांसी है या फिर वो इसको इतनी गहराई से नहीं समझ पाते हैं। तो इसके छोटे छोटे क्या लक्षण है जिससे कि हम पहचान सकें इस बीमारी को? दमा में रोगी को जैसे होता है कि अक्सर जी फ्रीक्वेंटली बार बार बारंबार जी खांसी होती है। जी लोकल थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक से या एंटी एलर्जिक दवाइयों से खांसी में आराम मिल जाता है। कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद फिर से खांसी उभरती है। इस तरह का क्रोनिक खांसी या खांसी जो सीजनली, जब मौसम में बदलाव हो, बिहार में 2 बार मौसम में मुख्य परिवर्तन होता है, एक बार होली के त्यौहार के आसपास और एक बार छठ के त्यौहार के आसपास। तो जब मौसम में तब्दीली हो, परिवर्तन हो, उसी समय खांसी की शुरुआत या उस समय हफनी की शुरुआत, इस तरह के लक्षण अगर हो रहे हों और रोगी में ऐसा प्रति वर्ष होता हो तो उसको शक करना चाहिए कि शायद उसको दमा या अस्थमा हो सकता है। एक विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और इसके लिए कुछ जांचें वो करानी चाहिए देखने के लिए कि दमा उसको है या नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है दमा, बहुत ही कम उम्र में 5 साल 10 साल से शुरू हो जाता है। बच्चों में ये रोग क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? छोटे बच्चों में इसको हम लोग वीजी ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अक्सर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें पसलियां चलती हैं या जो अक्सर खांसते रहते हैं, उनका उतना विकास या उनका उतना जो है वजन नहीं बढ़ता है। ये सारी जेनेटिक प्रवृत्तियां होती हैं और छोटे बच्चों में खासकर उन लोगों की इम्यूनिटी, चूंकि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती है, उन लोग अक्सर वायरल इन्फेक्शन, वायरल ज्वर, वायरल संक्रमण जब तक पकड़ते रहते हैं, इसलिए ये लक्षण बार बार होते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम क्या है? मैम नमस्कार। सर नमस्कार। जी नाम बताइए। हम बांका से लोटस कुमारी बोल रहे हैं। बांका से हम लोटस कुमारी बोल रहे हैं। लोटस कुमारी। लगता है उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप फिर से कोशिश करिए, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे कि बच्चों को किस तरह से ये बीमारी पकड़ती है। अगर बच्चे को ये बीमारी हो जाती है तो उसके लिए उसका उपचार क्या है? अगर बच्चे में ये प्रवृत्ति हो रही है, ये बीमारी हो रही है, सबसे पहले बच्चे के माता पिता, गार्जियन घबराए ना, डरे ना, अपने निकटतम स्वास्थ्य चिकित्सक से संपर्क करें। बच्चों में ब्रोंकोडायलेटर दवाइयाँ दी जाती हैं, ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि श्वास नलियों की चौड़ाई को बढ़ा देता है, श्वास नलियों को खोल देता है, जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है और ब्रोंकोडायलेटर दवाइयों से या जब तक इन्हेलेशन थेरेपी से, इन्हेलर थेरेपी से ये प्रवृत्ति बच्चों में दब जाती है। सबसे पहले माँ बाप घबराए नहीं, माता पिता घबराए नहीं। जी 50% बच्चों में, आधे बच्चों में 12 साल की उम्र के बाद ये प्रवृत्ति कम हो जाती है। बाकी बचे बच्चों में 18 वर्ष की उम्र के बाद ये प्रवृत्ति कम हो जाती है। जिन बच्चों में ये प्रवृत्ति 18 वर्ष की उम्र के बाद भी बनी रहती है, उनमें हम लोग ये कहते हैं कि हाँ, इस बच्चे को अस्थमा या दमा है। जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में कई बार धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो जो दमा का मरीज है वो इस समय अपना ध्यान कैसे रखे? देखिए, दमा के मरीज के लिए आवश्यक ये है। डॉक्टर साहब, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। कृष्णकांत। हाँ जी कहिए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि गर्मी के दिन में अगर किसी को खांसी होता है तो उसे गर्म पानी पीना चाहिए या नहीं? जी
गर्मी के दिनों में खांसी होती है, ऐसे में गर्म पानी पीना चाहिए या नहीं? ये सब हम लोग लोकल उपचार या घरेलू उपचार हम लोग इसे बताते हैं। जी। घरेलू उपचार का बहुत फायदा होता है। अगर किसी को बार बार खांसी आती है तो आवश्यक यह है कि वो ठंडे पानी का सेवन से बचे। वो उसने जो पहचाना है, इसे हम लोग अवॉइडेंस थेरेपी कहते हैं, उसने पहचाना है कि निम्नलिखित पदार्थों का वो सेवन करते हैं, उससे इनकी खांसी बढ़ जाती है, उसका अवॉइडेंस करें। और अगर रोगी ने ये पहचाना है कि गर्म पानी पीने से उसका कफ थोड़ा थोड़ा कट के बाहर आता है या गले में आराम मिलता है, तो बिल्कुल गर्म पानी का, सुसुम पानी का सेवन करें, लाभदायक होगा। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप गर्म पानी पी रहे हैं और आपको आराम मिलता है तो इसे रोकिए मत, इसे जारी रखिए। डॉक्टर साहब, हम गर्मी के मौसम के बारे में ही चर्चा कर रहे थे कि धूल भरी आंधियां चलती हैं, दमा के मरीज परेशान होते हैं, वो अपना ध्यान कैसे रखें? दमा में अवॉइडेंस थेरेपी बहुत मायने रखता है, बहुत कार्यकारी होता है। जी। कोरोना अब धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन फिर भी सबके लिए ये नितांत एक आवश्यक है। हम लोग यहाँ पे बहुत, यह इंडिया में, हिंदुस्तान में और दुर्भाग्यवश हमारे राज्य में वायु प्रदूषण इतना व्याप्त है, इतना बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण दमा का, कैंसर का, सीओपीडी का एक बहुत मुख्य कारण बनता जा रहा है। इसलिए मास्क हमेशा पहने, या गांव में मैंने देखा है लोगों की एक आदत होती है गमछा लपेट लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी आदत है, एक बहुत अच्छा एक चलन है। ये जो धूल भरी आंधियों से बचने के लिए दिन के समय में, दोपहर में घर के अंदर रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। जब धूप बहुत तेज हो, लू वाली आंधियां चल रही हो, तब बाहर ना निकलें। और जब भी बाहर निकलें, कोशिश करें अधिक से अधिक समय मास्क पहने या गमछा पहने। इससे हमारे जो है एयर पोल्यूशन, जो है वायु प्रदूषण, हमारे श्वास के रास्तों को, वायु मार्ग को प्रभावित नहीं करेगा। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं। जी, स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना सबसे पहले। मैडम का नाम है माला देवी। जी बोलिए। तो लगता है उनकी आवाज नहीं। जी जी, नाम है माला देवी। हाँ जी, बताइए। लम्बा पेशेंट है और पुराना हो गया, इनको लगभग 22 वर्ष हो गया। समस्या बताइए, और कब से बीमार हैं? लगभग 25 साल से है, 25 साल से बीमारी है जी। इलाज चल रहा है। और ऑक्सीजन लगभग 25 साल हो गया, लगभग 25 साल। जी जी जी, ये जानना चाहते हैं लगभग 20-25 साल से समस्या है। जी जी जी, ठीक है, मैं बता देता हूं। अगर अभी मैं आपका प्रश्न समझ गया। देखिए, हमेशा मेडिकल साइंस में एक होता है रोग और एक होता है रोग का दुष्परिणाम। दमा आपके रोगी को 25 साल से है, आपने जैसे बताया, और अगर ऑक्सीजन उनका लो हो गया है तो ये इनके क्रोनिक अस्थमा का एक कॉम्प्लिकेशन है, एक रोग का दुष्परिणाम है। अगर ऑक्सीजन लो हो गया है, ये लो ऑक्सीजन शरीर के और अंगों को, जैसे कि हार्ट पे प्रेशर डालता है, हार्ट के अंदर का प्रेशर, हार्ट की बड़ी नसों का प्रेशर, जिसको कि हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, हार्ट से निकलने वाली बड़ी नस पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर को बढ़ाता है। इसीलिए ये नितांत आवश्यक है, एक दमा का मरीज जिसका कि ऑक्सीजन लो है, हमेशा दिन भर लो फ्लो ऑक्सीजन 1 लीटर में लगा के अपना दिन भर का कार्य, जो उनकी जो दिन भर की जो दिनचर्या है, जैसे कि घर का काम करना, घरेलू काम करना, लो फ्लो ऑक्सीजन 1 लीटर पे, 2 लीटर पे लगा के अपना दिनचर्या का निर्वाह करें, अपना दिन भर का कार्य करें। रात को सोते समय लो फ्लो ऑक्सीजन लगावें। लो फ्लो ऑक्सीजन, रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन रोगियों का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है,
चाहे दमा की वजह से, चाहे सीओपीडी की वजह से, या कोरोना का पुराना रोग रहा हो, लो फ्लो ऑक्सीजन देना, रोगी को अधिक से अधिक समय के लिए लो फ्लो ऑक्सीजन, हल्के प्रवाह में ऑक्सीजन लगा के रखना, यही एकमात्र इलाज पद्धति है जो रोगी के उम्र को बढ़ाती है और रोगियों में उनके मृत्यु दर को कम करती है और जीवन का जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन के स्तर को में सुधार लाती हैं जी। और ये तो बिंदु नंबर 1। जी। बिंदु नंबर 2, अपने इन्हेलर को नियमित प्रयोग करें। अपने चिकित्सक को अपना इन्हेलर प्रयोग करने का तरीका दिखाएं। पाश्चात्य देशों तक में रिसर्च में पाया गया है कि 80% रोगी जी हाँ। इसको आगे भी इनको जवाब आप दीजिएगा। एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी लोटस शंभूगंज। जी कहिए, प्रश्न क्या है आपका? जी इसमें गर्भवती माता को क्या अपने बच्चों को बचाव के लिए टीका लगाना होगा? जी जो टीके गर्भवती माताओं को टीके समय पे लगाने चाहिए। गर्भवती माताएं कृपया एक सावधानी जरूर बरतें। घर में जिनका चूल्हा जलता है, जो गोईठा का चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा, कोयले का चूल्हा, चूल्हे के धुएं का सेवन माँ के कोख में पलने वाले बच्चे में दमा की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। अमूमन छोटे बच्चों में, महिलाओं में, गांवों में ये देखा गया है कि चूल्हा का प्रयोग दमा का एक बहुत मुख्य कारण होता है। चूल्हे के प्रयोग से बचें। चूल्हे को कोशिश करें चूल्हे की आवश्यकता न पड़े स्वच्छ ईंधन जैसे कि एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग करें। टीके अपने समय पे लगवाएं। कोरोना का टीका जो आपके लोकल जो स्वास्थ्य अथॉरिटीज़ हैं, जो आपके स्वास्थ्य सेवक हैं, उनसे परामर्श करके कोरोना का टीका लगवाएं और सारे वैक्सीनेशन, सारे टीके नियमित लगवाएं, जिससे कि बच्चे में दमा और चूल्हे के धुएं से बचें, जिससे कि बच्चे में बढ़ते हुए बच्चे में दमा की प्रवृत्ति न बने। ये बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके बच्चे को दमा रोग ना हो, यानी कि जो कहते हैं ना अनुवांशिक बीमारी हो जाती है, बच्चे को पेट से ही ये बीमारी लग के आती है, तो ये चीज़ ना हो, इसका ध्यान आप रखें। जहाँ पर चूल्हा जले, यानी कि ईंधन वाले जो चूल्हे हैं आपके, जो गोईठा से जलता है, लकड़ी से जलता है, ऐसे धुएं से आप दूर रहें और इसके साथ साथ अपना खास ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, एक दर्शक ने हमारे सवाल पूछा था कि उनकी जो पत्नी है उनको काफ़ी लंबे समय से दमा का रोग है और आप बता रहे थे कि किस तरीके से वो जो है इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इस बारे में थोड़ा और हमारे दर्शक को आप बताइए। देखिए, जितने श्वास रोग होते हैं जी, चाहे पुराना टीबी हो, चाहे दमा हो, चाहे जो बुढ़ापे में होने वाली जो श्वास बीमारी हो, बुजुर्गों में होने वाली श्वास बीमारी जिसे हम लोग COPD बोलते हैं अथवा लोकल भाषा में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनमें देखा गया है कि ऑक्सीजन का लेवल निरंतर घटता रहता है। जी। अगर हमारे ऑक्सीजन का लेवल, सामान्य ऑक्सीजन का लेवल 94 से 95 होता है, अगर किसी रोगी का ऑक्सीजन लेवल पुराने इस रोग की वजह से धीरे धीरे घट रहा है, घट के 94 से नीचे आ गया है, तो आप उस तरह का रोगी अपने श्वास संबंधी इलाज को तो जारी रखे, लेकिन ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन यानी कि ऊपर से ऑक्सीजन का सेवन, ये जीवन रक्षक होता है। ऐसे रोगियों में जिनका ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है, उनकी बीमारी तीव्रता से बढ़ती जा रही है, तो रोगी के जीवन के स्तर को सुधारने के लिए, हफनी को कंट्रोल करने के लिए एवं रोगी के जो जीवन की अवधि को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, मात्र 1 या 2 लीटर ऑक्सीजन पे का सप्लीमेंटेशन, ऑक्सीजन लगाना आवश्यक है।
एक पल्स ऑक्सीमीटर जैसे शुगर के मरीजों को, डायबिटीज़ के मरीजों को बताया जाता है कि दिन में एक बार ग्लूकोमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें और अपने चिकित्सक से संपर्क करें शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। जो मरीज काफ़ी लंबे समय से बीमार हैं, मैं इस सवाल को आगे लूँगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका, नाम क्या है आपका? माला देवी पता जी बताइए, दिक्कत क्या है आपको? हमें मैडम का नाम है माला देवी। हाँ जी बताइए। माला थोड़ा रह गया था परिवार जी वही नेबुलाइजर ऑक्सीजन तो लेते ही हैं, नेबुलाइजर भी लेते हैं। तो नेबुलाइजर लेते हैं तो किस मात्रा में ले? जी डॉक्टर साहब, देखिए नेबुलाइजर में आपने जो एक प्रश्न पूछा, नेबुलाइजर किस मात्रा में लें। नेबुलाइजर उन रोगियों के लिए आवश्यक है जो अपना इन्हेलर सही विधि में ले नहीं पा रहे, या तो कमजोरी की वजह से या निरंतर हाफ की वजह से इन्हेलर को सही विधि से, सही तालमेल से उतना ताकत नहीं वो लगा पा रहे हैं कि इन्हेलर को सही तरीके से हम सेवन करें, सही तरीके से खींचे। उन रोगियों में घर या रोगी बहुत कमज़ोर है या रोगी के दांत नहीं है, चूंकि दांत नहीं है तो वो अपना इन्हेलर पकड़ नहीं पाएगा, ऐसे कमज़ोर रोगियों में नेबुलाइज़र की ज़रूरत होती है। नेबुलाइजेशन के बाद नेबुलाइज़र का मास्क चलते पानी में धो लें एवं धूप में सुखा लें। नेबुलाइज़र में एक फ़िल्टर होता है, उस फिल्टर को खोल के सप्ताह में एक बार उस फिल्टर को धो लीजिए और धूप में सुखा लीजिए। आपने जो प्रश्न पूछा नेबुलाइजर कितनी मात्रा में लें, नेबुलाइजर में डलने वाली दवाई जो होती है उसमें मात्रा लिखा रहता है। एक दवाई होती है जो लीवोसाल्ब्यूटामॉल वाली दवाई होती है, जो कि दिन में 4 बार तक उसका भाप ले सकते हैं, और अगर फार्मेट्रॉल कंपोजिशन वाली दवाई होती है तो उसका भाप दिन में 2 बार ही लेना चाहिए। ये आप कृपया अपने केमिस्ट से या अपने चिकित्सक से पूछ लें कि उस नेबुलाइजर की दवाई को किस फ्रीक्वेंसी में कितनी बार दिन में लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा मेरा भी सवाल है कि जो मरीज़ हैं जो लंबे समय से बीमार हैं, फिर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। मैम आपको और सर को नमस्ते। जी नमस्कार। हमारा नाम आकांक्षा है, छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। जी बताइए, प्रश्न क्या है आपका? मैम हमें ये पूछना है कि अपने श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए अपने खाने में क्या क्या शामिल करना चाहिए? जी बहुत ही बढ़िया सवाल इन्होंने पूछा है, और मेरा भी यही प्रश्न था कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आज के समय में ये कितना ज़रूरी है। देखिए दमा जो होता है वो श्वास रोग एक होता है, हमारे जो श्वसन तंत्र होता है उसकी एलर्जी होती है। एलर्जिक बीमारियां लोगों को चमड़ी की होती है, पेट की होती है। दमा श्वसन तंत्र का एक एलर्जिक बीमारी है। तो एलर्जिक बीमारी में एक बहुत मुख्य भूमिका होता है अवॉइडेंस का, मतलब बचाव का। तो ये रोगी अपना खुद पहचाने कि कौन से पदार्थों का सेवन, देखिए अलग से कोई पदार्थ अधिक मात्रा में लेने से, कोई भोज्य पदार्थ, कोई खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में लेने से हम दमा का रोकथाम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। रोगी ने जो पहचाना है कि इस खाद्य पदार्थ का सेवन करने से उनको खांसी आती है या मुंह में खुजली होती है या श्वास की तकलीफ बढ़ जाती है, उसको अवॉइड करें, उससे बचाव करें। बिल्कुल। और एक अच्छी आदत होती है अधिक से अधिक जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ताज़ी सब्जियां होती हैं। सब्जियों में पेस्टिसाइड आजकल होता है, सब्जियों को अच्छे से धो लेना होता है। ये जो पेस्टिसाइड का सेवन, ये भी माँ के कोख में पल रहे बच्चे को हानि करता है। सब्जियों को अच्छे से धो लें, ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल खाएं, दही वर्जित नहीं होता है, ताज़ा आवश्यक ये है कि ताज़ा पदार्थ लें, लाल गोश्त को अवॉइड करें, रेड मीट अवॉइड करें, हरी सब्जियां, हरे फल और जो है रेड मीट का अवॉइडेंस ये आवश्यक है।
श्वसन तंत्र की कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, रोज नियमित योगासन करें। योगा करना हमारे जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र में हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है, जो हमारे श्वास लेने की जो गति है, श्वास लेने का जो दर है, उसको काबू करता है, माइंड को शांत करता है। श्वास रोगियों के लिए अनुलोम विलोम, कई आसन, कपालभाति, ये सब बहुत आवश्यक होता है। लेकिन हाँ, ये योगा एवं जो एक्सरसाइजेज होती हैं श्वास की, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, अस्थमा के अटैक के बीच में ना करें। अस्थमा के अटैक के बीच में रोगी बहुत जल्दी थक सकता है, उसकी हालत बहुत जल्दी गंभीर हो सकती है। निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, निकटतम फिजिशियन से संपर्क करें। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से अपनी दिनचर्या रखें, क्या कुछ खान पान करें, और सबसे ज़रूरी बात कि जिन चीज़ों को खाने से आपको खांसी होती है उन्हें अवॉइड करें, और इसके साथ ही ताज़ा भोजन करें, ताज़े फल खाएं, प्राणायाम करें और अपने सेहत का ख्याल रखें ताकि ये बीमारी आपसे दूर रहे। डॉक्टर साहब, ये तो हुई हमारे दिनचर्या की बात, हमारे खान पान की बात, लेकिन जिन मरीज़ों को पहले से दमा है, कम उम्र के बच्चे हों या फिर लंबी उम्र के बच्चे हों, ऐसे लोगों को इन्हेलर लेने की क्या प्रक्रिया है और उन्हें कितनी बार लेना चाहिए? देखिए, इन्हेलर दो प्रकार के होते हैं जी। एक होते हैं ड्राई पाउडर इन्हेलर, जो कि कैप्सूल की तरह से होते हैं, जिनको कि ताकत लगा के खींचना होता है। ये उन रोगियों के लिए होता है जो कि जिनकी उम्र कम होती है या जिनमें काफ़ी शक्ति होती है, एक कैप्सूल को तोड़ के खींच सकते हैं और श्वास के अंदर तक, अपने लंग्स के अंदर तक, फेफड़े के अंदर तक उस दवाई को पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनमें मीटर डोज इन्हेलर यानी कि गैस वाला इन्हेलर का प्रयोग करना चाहिए। गैस वाला इन्हेलर यानी कि मीटर डोज इन्हेलर हमेशा स्पेसर के जरिए लेना चाहिए। एक बोतल होती है जिसको हम लोग स्पेसर बोलते हैं। बूढ़े मरीजों में, बुजुर्ग मरीजों में या बहुत छोटे बच्चों में स्पेसर में गैस वाला इन्हेलर फिट करके ही लेना चाहिए। हम लोग अक्सर देखते हैं कि मुंह में लगा के गैस वाला इन्हेलर का प्रयोग करने से दवाई मुंह में ही रह जाती है, हमारे लंग्स के, फेफड़ों के अंदर तक नहीं जाती है। यही दो मुख्य पद्धतियां हैं और इन्हेलर प्रतिदिन का दवाई होता है। चूंकि अस्थमा एक क्रोनिक बीमारी होती है, इन्हेलर को प्रतिदिन लें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चुका है दर्शकों से विदा लेने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी इस कार्यक्रम से बहुत लाभ मिला होगा। और फिर हम हाजिर होंगे इसी दिन इसी कार्यक्रम के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।